हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस को चेक कर लेते हैं। पहले आप देखिए, ये सीबीएसई ट्वेल्थ का सिलेबस है। ये सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड किया गया। यहाँ पे आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं और ये नंबर ऑफ पीरियड्स ये आपको बताएगा कौन सा यूनिट कितना लेंथी है। अगर आप आईएससी का ट्वेल्थ का सिलेबस देखें तो सेम है। यहाँ पे लास्ट एक यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम ये एक्स्ट्रा है। ये कई सारे स्टेट बोर्ड में भी ये यूनिट अभी तक है। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर का मैं कुछ छोटे पार्ट्स में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। आज के वीडियो में इस चैप्टर का एक छोटे से पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्लास 11th में आपने शायद पढ़ा होगा कि नेचर में जितने सारे फोर्स एग्जिस्ट करता है उन सबको 4 बेसिक टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। अगर स्ट्रेंथ का असेंडिंग ऑर्डर में आए तो सबसे वीकेस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे बाद आता है मतलब उससे स्ट्रॉन्गर वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे भी स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये दोनों माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है, यानी कि इनको जानने के लिए आपको न्यूक्लियस के अंदर झांकना पड़ेगा। और बाकी ये जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये है मैक्रोस्कोपिक फोर्स, यानी कि नेचर में जो भी फोर्स हमें दिखते हैं, हम फील करते हैं, ये सारे इन दोनों टाइप्स में पड़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, 2 मास एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये चार्ज है क्या? जैसे कि मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से ये दूसरी मास पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, वैसे ही चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज है उसमें फोर्स अप्लाई कर सकता है। चार्ज ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, इसका डायमेंशन है IT। I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, T यानी कि टाइम, और इसका SI यूनिट होता है कूलम। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक है जब चार्ज रेस्ट में रह के दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, इस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा जब चार्ज मूव करने लगता है और दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, इसे नाम दिया गया है मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे इस यूनिट में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ही जानना है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में दूसरे यूनिट में जानकारी मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है, ग्रेविटेशन को छोड़ के नेचर में जितने सारे फोर्स हमें देखने को मिलता है वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही पड़ता है। ये सब जो आप देखते हो, टेंशन, फ्रिक्शन, मस्कुलिन फोर्स, ये सब कुछ असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही रूप है। हमारे सेल्स में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलता है उसके पीछे भी यही फोर्स का हाथ है। इसी फोर्स की वजह से हम देख पाते हैं, सोच सकते हैं। ये जो रोशनी आप देख पा रहे हैं इसके पीछे भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हाथ है। तो चलिए इस फोर्स का पहला पार्ट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके नेचर के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक दूसरा नाम है कूलम्बियन फोर्स। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि फ्रेंच साइंटिस्ट सर चार्ल्स कूलम ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो बेसिक लॉज है वो फॉर्मुलेट किए थे। उन्होंने बताया था कि अगर 2 चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है तो वो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और तो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो बेसिक एक्सप्रेशन यानी कि F इजिकल टू K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है। यहाँ पे ये जो 2 Q आप देख रहे हो ये है जो 2 चार्ज के बीच फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस 2 चार्ज के मैग्नीट्यूड। R यहाँ पे वो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और ये K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये K के बारे में बाद में हम जानेंगे डिटेल में। इस चैप्टर में K इजिकल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बस यही जानकारी से काम चल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है कि ये जो लॉज है ये इसका कोई प्रूफ नहीं है। सर चार्ल्स कूलम ने
एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे इस लॉ को फॉर्मुलेट किए थे। और दूसरी चीज़ है ये कि ये कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। किसी एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। बाद में हम देखेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जाता है। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है ये देख के पता चल जाता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जो एक्सप्रेशन है उससे मिलता जुलता है। दोनों फोर्स ही डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, लेकिन डिसिमिलरिटीज यहाँ पे ज़्यादा है। पहला तो ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ एट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एट्रैक्टिव और रिपल्सिव इस नेचर से ये आइडिया आता है कि ये चार्ज दो टाइप का हो सकता है, जिसका एक का नाम दिया गया है पॉजिटिव और दूसरा का नाम दिया गया है नेगेटिव। ये नोमेनक्लेचर किए थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिसको डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब रिपल्सिव होगा और कब एट्रैक्टिव होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दो लाइक चार्जेस के बीच है तब ये रिपल्सिव फोर्स होगा, और जब दो अनलाइक चार्ज के बीच है तब ये एट्रैक्टिव नेचर का होगा। और ये स्टेटमेंट कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल लॉ। और एक डिसिमिलरिटी, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप दो मास को वैक्यूम में रखिए कि पानी के अंदर रखिए कि दूसरा और कोई मीडियम में रखिए, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा सेम रहेगा। लेकिन आप अगर कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखते हो तो आपको जो फोर्स मिलेगा वही दो चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर आप सेम डिस्टेंस पे दूसरे कोई मीडियम पे रखते हो तो आपको सेम फोर्स नहीं मिलेगा, फोर्स घट जाएगा। अगर आप पानी के अंदर वही डिस्टेंस पे रखते हो तो फिर वो जो वैक्यूम में आपको जो फोर्स मिला था उसका 1/81 टाइम्स फोर्स आपको अभी मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कहीं पे चेंज नहीं होता किसी भी मीडियम पे। वहीं पे ये जो k है कूलम्स कांस्टेंट, ये मीडिया पे डिपेंड करता है। वैक्यूम में इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है जो कि है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन पानी के लिए इस कांस्टेंट का वैल्यू वैक्यूम के लिए जो वैल्यू था उसका 1/81 टाइम्स हो जाता है, इसीलिए फोर्स भी ऐसे ही घटता है। और एक डिसमिलिटी ये है, ये जो मास है ये अगर बहुत हाई वेलोसिटी में मूव करता है, जो वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से कंपेरेबल है, तो फिर मास चेंज हो जाता है, मास बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन चार्ज नहीं चेंज होता, उसको जो भी वेलोसिटी दिया जाए ये वेरी नहीं करता। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग है। ये सिंपली आप देख भी सकते हो कैसे एक चार्ज प्लास्टिक एक पीस ऑफ पेपर को ऊपर उठा लेता है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो स्ट्रांग तो है, लेकिन कितना स्ट्रांग है चलिए एक न्यूमेरिकल से इसे चेक करते हैं। यहां पे दो प्रोटॉन को कुछ दूरी में रखा गया है। अभी इन दोनों के बीच जो कूलम्स फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों का रेशियो आपको निकालना है। चार्ज मास प्रोटॉन का आपको पता है, तो फिर एक्सप्रेशन में ये वैल्यू डालिए और रेशियो निकाल लीजिए। ये वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, मैं जब बताऊं आप वीडियो पॉज कीजिएगा। आप वीडियो पॉज कीजिए अब। देखिए इसका आंसर, ये काफ़ी आसान है, आप आंसर मैच कर लीजिए। और ये हमारा आंसर जो है 1.29 × 10⁻36, और यही है इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अभी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये है तो वेक्टर, तो इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। तो चलिए इसका वेक्टर फॉर्म जान लेते हैं। अब डायग्राम अगर देखेंगे यहाँ पे दो पॉइंट है 1 और 2। पॉइंट 1 में Q1 चार्ज रखा गया है, पॉइंट 2 में Q2 चार्ज रखा गया है, और दोनों में डिस्टेंस है R। यहाँ पे R21 लिखा गया है, ये कैसे आता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब ये जो दो चार्जेस लिया गया है इसको पॉजिटिव लिया गया है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। पहले हम यहाँ पॉइंट 2 पे जो प्लस Q2 चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स ये प्लस Q1 अप्लाई कर रहा है इसको निकालने वाले हैं। आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है, किसी पॉइंट का पोजीशन अगर आप वेक्टर में निकालना चाहे
किसी दूसरे पॉइंट को रेफरेंस मान के, तो फिर उस लाइन को, मतलब वो जो रेफरेंस पॉइंट है उससे जिस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं उस पॉइंट तक जो लाइन आपको मिलेगा वही है पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर हम दूसरे कोई रेफरेंस पॉइंट 0 से निकालना चाहते हैं, तो उसको हमने R1 नाम दे दिया। और ये पॉइंट 2 का जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट 0 के रेस्पेक्ट में वो है R2। अभी ये दोनों वेक्टर हमें मिल गया। ये दो जो वेक्टर R1 R2 है इसको पहले पैरेललोग्राम रूल में फिट करवा देते हैं। ये दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें जो पैरेललोग्राम है उसके दोनों एडजेसेंट साइड, ऊपर का दो वेक्टर R1 और R2 को एडजेसेंट साइड लेके जो डायगोनल निकलता है वो है इसका रिजल्टेंट। लेकिन ये रिजल्टेंट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरा डायगोनल, ये वाला। देखिए ये जो डायगोनल यहाँ पे लिया गया है R21, आप ट्रायंगल सोचिए। अभी ये R1 और R21 ये दोनों ऑर्डर में लिया गया है और ये R2 रिवर्स ऑर्डर में ये इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है। तो फिर वेक्टर रूल के हिसाब से हम लिख सकते हैं R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, यानी कि R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये जो R21 है यही पोजीशन वेक्टर है पॉइंट 2 का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1। ये देखिए यहाँ पे R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, इसीलिए इसका नाम पहले ही रख दिया था R21। अभी देखिए ये डायगोनल दूसरी ऑर्डर पे लीजिए, मतलब कि राइट से लेफ्ट। अभी देखिए ये R2 और R12 इस दोनों को ऑर्डर में लीजिए और रिवर्स ऑर्डर में R1 इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है। तो फिर वेक्टर रूल के हिसाब से फिर से R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1, यानी कि R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। फिर से ये जो नोमेनक्लेचर है R12 इसको जस्टिफाई कर रहा है। ये जो R12 है जाहिर है ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट 1 का विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2। अब ये R21 और R12 इन दोनों का डायरेक्शन देखिए। ये Q2 पे जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन सोचिए, और देखिए ये R21 के डायरेक्शन पे ही चल रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये जो फोर्स Q2 पे लग रहा है उसका यूनिट वेक्टर होगा R21। तो फिर इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म मिल गया जो कि है F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R21। अब ऊपर नीचे इसको R मतलब ये डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर हमको मिल जाएगा एक्सप्रेशन F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R21, वो जो पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के तरफ है वो पोजीशन वेक्टर। वैसे ही अगर आप Q1 के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं तो फिर ये वाला डायग्राम सोचिए और ये वेक्टर फॉर्म आपको मिल जाएगा F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R12। जाहिर सी बात है ये जो F12 है जो Q1 पे लग रहा है वो Q2 पे लगने वाला फोर्स यानी कि फोर्स 21 इसका रिएक्शन फोर्स है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। चलिए इसी टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट जिस दोनों का मास और चार्ज दोनों सेम है, मास इक्वल टू m, चार्ज इक्वल टू प्लस q। इन दोनों को सीलिंग के कोई सस्पेंशन पॉइंट से इक्वल लेंथ का स्ट्रिंग के सहारे सस्पेंडेड किया गया है और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। और इक्विलिब्रियम की वजह से ये दो चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पे रुका हुआ है। आपको यहाँ पे निकालना है एक दूसरे के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन कितना है, और आपको पता करना है ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल लाइन से क्या एंगल बनाता है। ये कॉमन सा न्यूमेरिकल है, बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लैमिस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करने वाला हूँ। लैमिस थ्योरम इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है और हर एक बॉडी में 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अगर सिचुएशन ऐसा होता है तो फिर फोर्स या एंगल सब कुछ एक ही लाइन पे लैमिस थ्योरम यूज़ करके पता किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं।
पहले लैमिस थ्योरम को थोड़ा याद कर लेते हैं। सोचिए कि 3 वेक्टर ए, बी और सी ये तीनों इक्विलिब्रियम पे हैं, यानी कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है, एक नाल वेक्टर है। और ये जो तीनों वेक्टर हैं ए, बी, सी, ये तीनों का रेस्पेक्टिव ऑपोजिट एंगल जो है वो है अल्फा, बीटा, गामा। तो फिर हम बोल सकते हैं ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा। ये सिंपल सा लॉ है, आपको याद होगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी एक चार्ज में। चलिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं Q2 को। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख सकते हैं तीनों फोर्स कैसे Q2 पे एक्ट कर रहा है। लेट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज T एंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द वर्टिकल लाइन इज थीटा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है Q2 के ऊपर, लेट दिस बी F इज इक्वल टू K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और वर्टिकली इस पर इसका वेट mg ये एक्ट होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं T बाई साइन 90 इज इक्वल टू mg बाई साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई साइन 360 माइनस 180 माइनस थीटा, विच गिव्स अस T इज इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू F बाई साइन थीटा। यहाँ से हमको tan थीटा मिल जाता है F बाई mg। अगर आपको tan थीटा मिल जाता है तो फिर आप साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पे साइन थीटा आता है F बाई रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो यहाँ से T का वैल्यू मिल जाता है FE डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आप साइन थीटा के वैल्यू डालिए और T इज इक्वल टू रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल गया था, उसके बाद एंगल भी मिल गया, और उसके बाद T का वैल्यू भी यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरे साइड पे मतलब Q1 पे सेम फोर्सेस अप्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पे Q1 के लिए आंसर सेम होगा। लेकिन अगर Q1 Q2 ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का मास अगर अलग होता है तो फिर ये दोनों एंगल सेम नहीं होगा। और यहाँ पे और एक टाइप का ये आता है जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम नहीं है, अलग है, फिर भी ये सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरह सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले बताया कि ये फोर्स डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर रूल मान के चलता है, यानी कि फोर्स और आर के बीच जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, फोर्स वेरिसेस 1/r स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा है, चलिए देख लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले सोचिए कि एक सोर्स चार्ज, मतलब जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको बोला जाता है सोर्स चार्ज, उसको कहीं पे रखा गया है एक रेफरेंस पॉइंट में। अभी एक टेस्ट चार्ज, मतलब कि जिस चार्ज को लेके हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास लाते जाएंगे ये सोर्स चार्ज के, और देखेंगे ये टेस्ट चार्ज कितनी दूरी पे कितना फोर्स फील करता है। तो इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है जिसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस वो फोर्स डिनोट कर रहा है। अब ये जो दो चार्जेस लिया गया है इसको पॉजिटिव लिया गया है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों को, जिससे कि ये टेस्ट चार्ज के ऊपर पड़ने वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स हो। रेफरेंस फ्रेम में इस फोर्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, इसीलिए फोर्स को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो फॉर्मूला देखिए इसका, F वर्सेस 1/r स्क्वायर। अगर r इनफाइनाइट हो जाता है तो फिर F 0 हो जाता है, फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है तो फिर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो 0 होगा। अब जितना पास आप लाते जाएंगे ये फोर्स बढ़ते जाएगा, और ये लीनियर नहीं होगा। लीनियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिलेशन देखिए F इजिकल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है नहीं, नेचर में ये कुछ ऐसा कार्व बनेगा, एक स्टिप कार्व। और देखिए ये जब सोर्स चार्ज के ऊपर आ गया तब इसका फोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर ये रेफरेंस पॉइंट पे आ जाता है सोर्स के ऊपर तो फिर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे R इक्वल टू 0 होगा। अभी रेफरेंस पॉइंट को अगर क्रॉस करके ये चार्ज बाएं तरफ चला जाता है एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, तो फिर क्या होगा, देखिए जब भी ये क्रॉस करेगा तब भी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन अभी ये फोर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि R बहुत कम है, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है, इसीलिए इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना होगा वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में। तो अभी लेफ्ट साइड में अगर इसका डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे फोर्स घटते जाएगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स 0 हो जाएगा।
अब ये दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये जो सोर्स चार्ज है इसको चेंज कर दिया गया, इसको नेगेटिव कर दिया गया पॉजिटिव से, और वो जो टेस्ट चार्ज था वो जैसे पॉजिटिव था वैसे ही है। तो फिर टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स देखिए रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा, तो फिर इस फोर्स को एज ए नेगेटिव फोर्स प्लॉट करना पड़ेगा। फिर से ये टेस्ट चार्ज जो है इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से सोर्स चार्ज के पास लाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, फोर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और अल्टीमेटली जब ये रेफरेंस पॉइंट क्रॉस करके चला जाएगा तब का जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पलट जाएगा, जिससे कि अभी ये फोर्स पॉजिटिव बन जाएगा। और ये देखिए जितना दूर ये जा रहा है उतना फोर्स का वैल्यू घटते घटते ज़ीरो होते जा रहा है। तो ग्राफ हम जान गए, लेकिन ये जितने भी डिस्कशन अभी तक हुआ वो दो चार्ज के बीचों का था। चार्ज अगर बढ़ जाता है, सोचिए कि 3 या 4 चार्ज हो गए, तब क्या होगा, तब एक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। तो फिर फोर्स है, फोर्स का वेक्टर सम कीजिए और रिजल्टेंट निकालिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि अगर एक चार्ज के ऊपर F1, F2, F3, F4 ये सारा फोर्स काम कर रहा है, आपका सिर्फ इसका वेक्टर एडिशन करना है और रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है इसका जो लास्ट लाइन है इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। ये देखिए, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी कि एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो कोई तीसरा चार्ज उस फोर्स को अफेक्टेड नहीं कर सकता। ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, इसको मैं बाद में क्लियर करता हूँ। एक केस कंसीडर कीजिए, यहाँ पे ये तीनों जो चार्ज हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे रखा गया है और ये सब चार्ज फिक्स है, यानी कि कोई दूसरा फोर्स वहीं पे चिपका के रख रहा है। और ये जो ट्रायंगल है इसका हर एक साइड है R, और ये जो चार्जेस है Q1, Q2, Q3 ईच ऑफ देम इज इक्वल टू प्लस Q। अभी आपको किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है। ये जो Q3 है इसको कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं। तो फिर Q1 इसके ऊपर F31 फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये जो Q2 है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है F32। अब करना यह है इस दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है और वही है हमारा आंसर। तो F31, F32 इस दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए जो होगा KQ²/R²। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ डायरेक्शन अलग है, डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों केस में चार्जेस सेम डिस्टेंस पे है और चार्जेस का वैल्यू भी सेम है। तो अगर दो फोर्स हमें मिल जाता है तो इसका वेक्टर एडिशन कीजिए। देखिए ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। तो फिर इसका वेक्टर एडिशन करते हैं जिसका आंसर आएगा √3 × F। वैल्यू ऑफ F हम निकाल चुके हैं, K × Q²/R²। वैल्यू मिल गया आपको। अभी इसका डायरेक्शन निकालना बाकी है, उसका भी फॉर्मूला आपको पता है। अभी ये F32 इस फोर्स के डायरेक्शन को आप अगर रेफरेंस डायरेक्शन मानते हो तो फिर आपका फॉर्मूले में आ जाएगा tan इनवर्स इस फोर्स के मैग्नीट्यूड जो कि है F × sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि है F प्लस इस फोर्स के मैग्नीट्यूड × cos 60। इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमने सुपरपोजिशन को अप्लाई करके फोर्स निकाल लिए। अभी देखिए वो जो कन्फ्यूजन के बारे में बात कर रहा था, अगर इस चार्ज को फ्रीली मूव करने दिया जाता है ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा इसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। तो कन्फ्यूजन इस बात का हो सकता है कि ये इस साइड में फोर्स लग रहा है फिर भी जा क्यों नहीं रहा है, या फिर इस साइड में फोर्स लग रहा है कि इस तरफ में जा क्यों नहीं रहे। जा तो रहा है, इस साइड में भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। अभी देखिए ये फोर्स अगर नहीं रहता तो ये कहाँ जाता है, यहाँ पे। अभी आप ये वाला फोर्स अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, इसके वजह से इतना दूर तो आ ही जाता, तो फिर वही तो आ रहा है, फाइनली यहीं पे तो पहुँच रहा है। तो फिर दोनों फोर्स काम कर रहा है, अगर नहीं जाता तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें ये न्यूमेरिकल आप खुद करने वाले हो वीडियो पॉज करके। ये जो देखिए 4 चार्जेस है यहाँ पे, हर एक का वैल्यू है +Q। ये एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे बैठा दिया गया है। हर एक जो चार्जेस है ये एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे है और ये जो स्क्वायर है इसका हर एक साइड है R। तो फिर यहाँ पे आप किसी भी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। आपका वीडियो पॉज होता है अब। ये देखिए न्यूमेरिकल का आंसर ये आ जाएगा
आई होप सबका मैच हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चले जाते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो सिस्टम है, दो चार्जेस का सिस्टम है जो कि r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दोनों चार्जेस है Q1 और Q2। क्वेश्चन आता है कि इसका जो जॉइनिंग लाइन है इसके ऊपर कहाँ पे रखने से और एक चार्ज वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 होगा। तो दो केस हो सकता है। ये जो दो चार्जेस रखा हुआ है ये लाइक चार्ज हो सकता है और अनलाइक चार्जेस हो सकता है। पहले लाइक चार्ज समझ के चलते हैं और दोनों चार्जेस पॉजिटिव समझ के चलते हैं, और जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम लाने वाले हैं उसको भी पॉजिटिव समझ के चलते हैं। देखिए, अगर लाइन के ऊपर ये टेस्ट चार्ज को कहीं भी रखिए, इसमें लगने वाला फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ये जो देखिए F1 Q1 के तरफ से लग रहा है और ये जो फोर्स F2 है Q2 के तरफ से लग रहा है, और ये दोनों रिपल्सिव फोर्स है लेकिन दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर ये दोनों लगने वाला फोर्स अगर सेम हो जाता है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है यहाँ पे। तो फिर इसका इक्वेशन निकालते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज है Q1 से x डिस्टेंस पे है, तो फिर इसका इक्वेशन होगा F1 = k × Q1 × Q डिवाइडेड बाई x²। और Q2 से इसको F2 फोर्स मिल रहा है। ये जो टेस्ट चार्ज है Q2 से r - x डिस्टेंस पे है, तो फिर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स -k × Q2 × Q डिवाइडेड बाई r - x होल स्क्वायर। अभी माइनस कहाँ से आ गया? देखिए, ये हम फोर्स को वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर पहले वाला फोर्स को यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये दूसरा वाला फोर्स तो नेगेटिव होगा ही। अब 11 में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब को इक्वेशन में प्लस माइनस ये सब साइन यूज़ करके डाल चुके हैं। क्यों? ये दोनों तो वेक्टर है, फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई किए थे क्योंकि ये वन डायमेंशन में है। तो फिर अब वन डायमेंशन में कभी कोई वेक्टर के बारे में सोचोगे तो उसको सिंपली प्लस या माइनस साइन से ही उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हाँ, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे माइनस आई कैप, ये सब दे सकते थे, लेकिन ये वन डायमेंशन केस के लिए इतना कॉम्प्लिकेसी ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस फोर्स को ऐड करते हैं। अब नेट फोर्स तो 0 है और इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाई x² = Q2 डिवाइडेड बाई r - x होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करने से आपका डिजायर्ड आंसर जो है मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का 2 वैल्यू आएगा। कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, कौन सा नहीं? देखिए, ये जो टेस्ट चार्ज है ये दोनों सोर्स चार्ज के बीच रखा गया है। अभी इसको, ये जो लाइन है जॉइनिंग लाइन, इसको एक्सटेंड कीजिए और कहीं पे बाहर कहीं पे रखिए, तो फिर देखते हैं इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसे काम करता है। पहले हमने लेफ्ट साइड में रखा। सोचिए कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तभी तो यहाँ से x का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर ये रेफरेंस पॉइंट से ये बाएं तरफ है। अभी देखिए, इसमें लगने वाला फोर्स एक ही तरफ है, लेफ्ट साइड में। तो फिर ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स अगर ऐड करेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। तो फिर आप सोच सकते हो इस केस में x का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। इस डायरेक्शन में आ जाता है तो नेगेटिव आ जाता है, ये नेगेटिव नहीं आएगा। और दूसरी केस सोचिए कि ये Q2 के राइट साइड में है, तो भी टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, फिर तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम अचीव करना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू r से ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता इस केस में। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू लाई करने वाला है 0 से लेके r तक। तो फिर जब x का रूट आएगा, इस लॉजिक को काम में लगाइएगा यहाँ पे। अब दूसरी केस पे चलते हैं, जहाँ पे वो जो सोर्स चार्जेस जो थे वो अनलाइक चार्जेस हैं। अभी कहाँ पे रखने से वो जो टेस्ट चार्ज है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएगा? बीच में रखने से कुछ होगा? बीच में रखने से ये देखिए, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है सेम हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इससे यहाँ पे आइडिया आता है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है r के बीच नहीं आएगा। अभी बाहर रख के देखते हैं, दाहिने तरफ रखा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स अलग डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर ये अचीव कर सकता है अगर दोनों फोर्स इक्वल होता है तो, मतलब ऑपोजिट बट इक्वल। और अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाता है तो भी ये इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है, क्योंकि इस केस में भी दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो फिर पहले जैसा x का वैल्यू आएगा। अभी देखिए, यहाँ पे सेम इक्वेशन आ रहा है, सेम इक्वेशन।
ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कभी भी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इक्वेशन है वहाँ पे कभी चार्ज का साइन नहीं डालते हैं। अगर आप साइन डालते हो और फोर्स के डायरेक्शन निकालते हो कि प्लस है माइनस है तो गलत हो सकता है, क्योंकि पहले आप देख चुके हो जब ग्राफ निकाले थे कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और एक नेगेटिव चार्ज के लिए भी फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए हम इक्वेशन में कभी भी चार्ज के सिंबल को नहीं डालते, फोर्स का डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से निकालते हैं। तो फिर यहाँ पे सेम इक्वेशन है, सेम रूट आएगा, और आपको वो लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है ये या फिर ये इस तरफ होगा, यानी कि x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, 0 से कम आ जाएगा, या फिर r से ज़्यादा होगा। अगर इस तरफ होता है तो r से ज़्यादा होगा। तो फिर आइडिया ये है कि इस केस के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए, x का वैल्यू 0 से कम होगा या r से ज़्यादा होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। दो लाइक चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों सेम है। आपको निकालना है कहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखने से वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप वीडियो पॉज करेंगे, मैं जब बोलूँगा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। तो वीडियो पॉज कीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, आप मैच कीजिए इसको, बहुत इजी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी देखिए पहले केस में दोनों लाइक चार्जेस लिया गया था, इस केस में हम दो अनलाइक चार्जेस लेने वाले हैं, यानी कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है Q, लेकिन एक है प्लस Q, एक है माइनस Q। अभी आपको निकालना है कि कहाँ पे रखने से ये जो टेस्ट चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप वीडियो पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिए अब। आई होप कि आपको आंसर नहीं मिला, क्योंकि कहीं पे भी रखने से इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कहीं पे नहीं आएगा। ये जो सिस्टम है सेम बट ऑपोजिट चार्जेस का, जो कुछ दूरी पे रखा गया है, अगर ये दूरी बहुत कम होता है तो फिर इस सिस्टम को डायपोल बोला जाता है, और ये डायपोल के बारे में बाद में हम और जानेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे इक्वल चार्जेस नहीं है, एक चार्ज है +2Q और एक चार्ज है Q। इन दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया है। एक टेस्ट चार्ज को कहाँ पे रखने से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप वीडियो पॉज कीजिए अब। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। पिछले वाले इक्वेशन में चार्ज के वैल्यू डालिए, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आना चाहिए। ये x का सॉल्यूशन जो है, देखिए 2 रूट आ रहा है, 2 ± √2 × r। अभी आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये अंदर रहेगा कि बाहर। जाहिर सी बात है दोनों लाइक चार्जेस है। मैंने बताया था आपको कि लाइक चार्जेस के केस में x मस्ट लाई बिटवीन 0 to r, और ये पॉसिबल होगा तब जब इसका आंसर होगा 2 - √2 × r। अगर 2 + √2r आप लेते हो तो फिर उसका वैल्यू r से ज़्यादा हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जो कि सिमिलर है, वही चार्जेस हैं लेकिन यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि एक +2Q एक -Q। अब देखिए सेम इक्वेशन सॉल्व करके सेम रूट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप सोचिए x मस्ट लाई आउटसाइड द r, तो फिर x का वैल्यू या तो r से ज़्यादा होगा या फिर 0 से कम होगा, यानी कि नेगेटिव हो सकता है। तो फिर देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिया जाए। यहाँ पे हमारे जो रूट आ रहा है वो है 2 + √2 × r, यानी कि x का वैल्यू आएगा r से ज़्यादा। सही है, लेकिन नेगेटिव साइड में कोई आंसर आ ही नहीं रहा है। नेगेटिव साइड में आंसर आएगा। इसी सेम क्वेश्चन में आप ये जो चार्जेस का सिस्टम है इसको घुमा लीजिए, इसको फ्लिप कर लीजिए। अभी देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में आएगा, तो फिर इसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इक्वेशन में अभी ये 2Q नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट में, यानी कि जहाँ से x कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे Q चार्जेस आ गया है और दूसरा चार्जेस है 2Q। तो इक्वेशन में ऐसे ही डालिए और देखिए x का रूट ऐसा आएगा -r × 1 ± √2। अभी ये ±√2 को आप देखिए, अगर आप प्लस लेते हो तो फिर ये जो टोटल वैल्यू है ये नेगेटिव आएगा, और अगर आप इसका वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो x का वैल्यू प्लस में होगा। जाहिर सी बात है, डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है कि x यहाँ पे नेगेटिव लेना होगा।
और ये जो मेरा इस टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन था, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है कोई न्यूमेरिकल्स या थ्योरी में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।